नमस्कार। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरक्षण पर लगे 50% लिमिट या कैप की, जिसको लेकर बहुत सारे विवाद इस समय चल रहे हैं और कई राज्यों से ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हैं, खास करके छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और कई राज्यों से ऐसे केस आने वाले हैं। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संविधान विशेषज्ञ नितिन मेश्राम जी, जो कई राज्यों के हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नितिन जी, सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये 50% की आरक्षण पर जो लिमिट है, ये कहाँ से आई है? इसका ओरिजिन क्या है? इसका स्रोत क्या है? कहाँ से ये पर पूरी चर्चा शुरू होती है? 1963 में बालाजी नाम का एक जजमेंट आया था, जिसमें चीफ जस्टिस गजेंद्र गढ़कर उन्होंने जजमेंट लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। उसमें जो मैसूर स्टेट है, मैसूर स्टेट में 68% आरक्षण लागू हुआ था। 28% फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, 22% फॉर द मोर बैकवर्ड क्लासेस। दैट डिस्टिंक्शन वाज फर्स्ट टाइम मेड इन द मैसूर केस। एंड देन 15% फॉर द SCs एंड 3% फॉर द STs। राइट। उसकी वजह से 68% आरक्षण वहाँ लागू हुआ था। वो आरक्षण उन्होंने डॉक्टर नागेश गौड़ा जो एक्सपर्ट थे, उनके अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था और वो कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 68% आरक्षण लागू किया जाए। तो रुकिए जरा, एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या ये जो 50% की लिमिट है, ये संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था? संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। इनफैक्ट आपको सरप्राइज होगा कि जो फर्स्ट कालेलकर कमीशन है, काका कालेलकर, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने 70% आरक्षण सजेस्ट किया था। अच्छा। और 70% आरक्षण सजेस्ट करके उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट किया था। और सिर्फ उन्होंने अपना एक डिसेंट ओपिनियन डिफरेंट चीज़ों के लिए लिया था कि दैट रिजर्वेशन शुड नॉट बी गिवन ऑन द कास्ट because that will divide the country and that all that. However, 70% रिजर्वेशन तो फर्स्ट कमीशन ने ही रिकमेंड किया था। राइट। सो आप बालाजी जजमेंट के बारे में बता रहे थे, थोड़ी और डिटेलिंग दीजिए। क्या बालाजी जजमेंट 4 गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकले थे, सब बैक टू बैक 1959, 60, 61, 62। ये मैसूर में हुए थे। और मैसूर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस, इसमें एजुकेशन में आरक्षण को लेकर मैसूर गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम आरक्षण दिया। वो सारे ऑर्डर्स हाई कोर्ट में चैलेंज हुए, सारे ऑर्डर्स। और पहला आर्गूमेंट उनका था कि हम लोगों को इसीलिए अच्छा कॉलेज नहीं मिला है क्योंकि आरक्षण से कुछ लोगों को मिल गया है और इसलिए हमको नहीं मिला है। ये उनका फर्स्ट आर्गूमेंट था। और दूसरा आर्गूमेंट उनका था कि इससे जो है मेरिट वायलेट होता है इससे। और थर्ड आर्गूमेंट उसमें ये उनका था कि आर्टिकल 15 क्लास 4 है, तब तक 15 क्लास 4 आ चुका था। 15 क्लास 4 जो है, उसमें इस तरह का कोई कंटेम्पलेट नहीं किया गया है कि आप इस तरह का अनब्राइडल्ड आप आरक्षण दीजिए। इसको लेकर हाईकोर्ट हर बार उनका ऑर्डर खारिज कर देता था। बट जब 1961 में उन्होंने जब ऑर्डर लाया, जो नागेश कमेटी के इंटरिम ऑर्डर के बाद में और फिर फाइनल रिपोर्ट के बाद में, उसको हाईकोर्ट ने खारिज नहीं किया। राइट। उसको हाईकोर्ट ने खारिज नहीं किया और फिर उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा कि कास्ट के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि कास्ट कैन नॉट बी अ सोल फैक्टर। उसमें डिस्प्यूट था कि बैकवर्ड क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें थी। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 क्लास 4 जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, उसने ये सारे आर्गूमेंट्स को सेटल किया है कि इनको आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस को दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, वो सब सेटल हो चुका है। आर्टिकल 15 क्लास 1 का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन एक आर्गूमेंट किया गया था जो बार से नहीं आया था, बेंच से आया था। और वो आर्गूमेंट ये था कि जो 15 क्लास 4 है, दैट कैन नॉट ईट अप 15 क्लास 1। सो 15 क्लास 1 जो है वो दैट इज़ द इक्वालिटी गारंटी एंड 15 क्लास 4 जो है वो स्पेशल गारंटी। राइट। सो
उनका कहना था कि स्पेशल प्रोविजंस कैन नॉट ऑल टुगेदर ईट अप द जनरल गारंटी, दैट इज आर्टिकल 51 दैट अप्लाइज टू एवरीवन अंडर क्लास 1. सो उसकी वजह से सीट्स कैन नॉट बी मोर देन 50%. बट उसका हिस्ट्री एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब 68% आरक्षण होना चाहिए, नागेश गौड़ा कमीशन ने रिपोर्ट दिया था मैसूर गवर्नमेंट को, तो मैसूर गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट किया था फर्स्ट 20 डेज के लिए 1961 में. 10 जनवरी को रिपोर्ट दिया था एंड 31 जनवरी को उन्होंने लागू किया. बट जब 10 जनवरी को रिपोर्ट दिया तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि दिस विल एंडेंजर दी होल सोशल सिस्टम. उनका कहना था कि ये सोसाइटी में एक स्टार्टलिंग रिजल्ट्स आएंगे इसके, और इतना आरक्षण नहीं दिया जा सकता. वो 20 दिनों में क्या हुआ कोर्ट का कहना है कि पता नहीं है, बट लेकिन उन्होंने जो है पूरा 68% लागू कर दिया. तो जब सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज आया, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज आने के बाद डायरेक्ट रिट पिटिशंस फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में. तो जब चैलेंज आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप 15 क्लास 4 को इतना बड़ा नहीं बना सकते कि 15 क्लास 1 छोटा हो जाए. राइट. ये उनका आर्गुमेंट है. हाउएवर दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिटेशन नहीं लिखा है कि कितना होना चाहिए रिजर्वेशन. तो ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आया है. राइट. मतलब ये ना संविधान से आया ना संसद से आया है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी नहीं आया है. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई कि कितना एक्सटेंड दिया जा सकता है. जो बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर रहे हैं लोग कि क्योंकि अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है कि हम बैकवर्ड वर्ड 16 क्लास 4 में इसलिए डाल रहे हैं बैकवर्ड वर्ड, क्योंकि बैकवर्ड वर्ड से जो सीटें है आरक्षण की वो कम हो जाएगी. तो उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए ये लिमिटेड रहेगा. ऐसा उनका आर्गुमेंट है. बट वो आर्गुमेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बैकवर्डनेस के लिए एक्सेप्ट किया होगा, बट एक्सटेंड के लिए एक्सेप्ट नहीं किया. तो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे तो एक्सटेंड वर्ड नहीं, यदि उनको उसको लिमिट करना था कि कितना एक्सटेंड होना चाहिए, तो दे कुड हैव प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली इन द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. वो नहीं किया है उन्होंने. इनफैक्ट उसके बाद की सरकारों ने भी कोई लिमिट नहीं की. 30 नवंबर 1948 को इसके ऊपर डिबेट हुआ था. बट दैट इज रिगार्डिंग आर्टिकल 16. That is about the employment. That has nothing to do with Article 15 Clause 4. That came by subsequently through an amendment. So amendment जब ला रहे थे तो हो सकता था कि वो उसमें भी लिख सकते थे. उसमें भी लिमिट नहीं डाली, 15(4) में भी लिमिट नहीं डाली, और उसके इसीलिए काका कालेलकर कमीशन ने कहा कि 70% दे दो. राइट. और उसके बाद में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 68% मैसूर में लागू हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की HRD मिनिस्ट्री ने एक लेटर लिखा सारे यूनिवर्सिटीज़ को और स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को, कहा कि आप 25% रिजर्वेशन दे दीजिए एंड दैट कैन बी इंक्रीज्ड बाय फर्दर मोर 10%, सो इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 35%. सो ये गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन नोबडी हैज फॉलोड इट. राइट. एक जैसे बालाजी जजमेंट को जब मैं रीड कर रहा हूँ उसका ऑपरेटिव पार्ट, तो उसमें एक जो उसकी लैंग्वेज है वो बहुत एडवाइजरी साउंड कर रही है मुझे, कि मतलब इट शुड नॉट बी, मतलब इट्स वो कोई मतलब एक कैप भी वो इतना रेजिमेंटेड कैप नहीं लगा रहा है कि आप इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं. तो इसका फर्दर आगे जो बाद में फैसले आए, खास करके इंदिरा साहनी तक ये मामला जब पहुंचता है, तो वहाँ तक ये कैसे इवॉल्व हुआ 50% कैप का मामला, क्योंकि उसके बाद तो 50% की लिमिट्स तोड़ी जाती रही. इनफैक्ट थोड़ा सा उसको जो फिक्स किया वो इंदिरा साहनी जजमेंट ने किया है. इंदिरा साहनी में 16 क्वेश्चंस फ्रेम किया था उन्होंने. उसमें जो 6th क्वेश्चन लिया था कि कैन रिजर्वेशन बी फॉर मोर देन 50% सीट्स, और उसमें उन्होंने बालाजी को रेट किया है. इंदिरा साहनी ने कुछ नहीं किया, बालाजी को रेट किया है. इनफैक्ट उन्होंने अंबेडकर के उस स्टेटमेंट को भी कंसिडर नहीं किया है, बालाजी ने भी नहीं किया है. दैट केम सब्सिक्वेंटली इन सब्सिक्वेंट जजमेंट्स दैट अंबेडकर वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द माइनॉरिटी शुड बी देयर. सो ये उन्होंने कंसिडर नहीं किया है. बालाजी में जो रूल लेट डाउन किया है, उस रूल को गवर्नमेंट ने खुद फॉलो किया
जब 91 में रिजर्वेशन लागू हुआ ओबीसीज के लिए, 27% का लॉजिक ही वही था, लॉजिक बालाजी ही था। ये एब्सोल्युटली। तो उस 27% का जो लॉजिक है वो 27% एंड SC/ST का आरक्षण मिला के दैट 49.5 हो रहा है, 49.5 हो रहा है। तो वो रूल को डिस्कस करने की मुझे लगता है इंदिरा साहनी में कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मंडल कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन लिखी उसमें उन्होंने कहा कि 52% आबादी ओबीसी की है, लेकिन हम इनको इस समय अगर हम 52% देंगे तो लिटिगेशन में जाएगा, 50% कैप क्योंकि इससे पहले के फैसलों में, इसलिए हम 27 दे रहे हैं। तो ये चीज इंदिरा साहनी में इसको डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी उन्होंने डिस्कस किया इस चीज को और उन्होंने एक रूल लेट डाउन कर दिया कि 50% से अबाव नहीं होना चाहिए, बट दैट्स अ रूल ऑफ कॉशन दैट मे बी फॉलोड, दैट मे नॉट बी फॉलोड। और उसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस वाला प्रोविजन भी उन्होंने रखा कि खास स्थितियों में आप कर सकते हो। एब्सोल्युटली। और उन्होंने उस तरह की सिचुएशन एनमरेट भी किया है, एक्सेप्शंस भी दिए हैं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जुडिशियली इवॉल्व जो जजमेंट्स है वो जजमेंट्स परमानेंट नहीं होते, दे आर द ओपिनियन ऑफ जज। पब्लिक का विल भी उसके साथ नहीं है, एब्सोल्युटली जनता की राय उसमें नहीं भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि अदरवाइज लोग इसको चैलेंज नहीं करते। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है लार्जर बेंच के सामने ये सिर्फ डिसाइड करने के लिए मैटर पेंडिंग है कि 50% रूल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजिशन आर नॉट। क्योंकि इंदिरा साहनी का कहना ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजिशन है। उनका कहना है कि 15 क्लास 1 को सेव करने के लिए 15 क्लास 4 इतना बड़ा नहीं हो सकता है, बट when the requirement is there to bring an equality in the society, why can't the 15 class 4 be a bigger than 15 class 1? Where is the prohibition? Right. There is no prohibition. If you are implementing 15 class 4 to bring a larger equality in the society, the purpose of 15 class 1 will be automatically served. Yes. Secondly, important aspect क्या है कि आप यदि सपोज 70% आरक्षण दे रहे हैं, अब मेरिट पे सिलेक्शन इधर से भी कुछ हो रहा है लोगों का, 30% फिर भी जनरल मतलब टोटल पीपल के लिए। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर फ्रॉम द रिजर्व कम्युनिटी, दे विल compete within the reserve community, they will also compete within the general category, both they will compete. But when 70% is already there, 30% people for 30%, that is already there. That is already there. Right. So even they are not 30%. Yes. Those who are considered to be a general category in a popular perception, not in a legal perception, Right. वो लोग भी 30% नहीं है। तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना मतलब क्लियर है इस मुझे लगता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें कहा है कि 330 एंड 332, ये क्या है कि 330 में आपको पार्लियामेंट में SC/ST को आरक्षण है, लोकसभा में, एंड 332 में SC/ST को विधानसभा में आरक्षण है, वहाँ इन प्रपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। राइट। और आर्टिकल 15 क्लास 4 में और कोई एडेक्वेट जो वर्ड है वो नहीं है, किसी तरह का इनएडक्वेसी एडेक्वेसी ऐसा कोई वर्ड नहीं है 15 क्लास 4 में। सो वो 16 क्लास 4 में है। Yes. So उसमें अगर 16 clause 4, if you do the reading of 16(4), it clearly states that if there is under representation of a backward community, yes. So उसको अगर mitigate करना है तो उस अंडर रिप्रेजेंटेशन को अगर दूर करने के लिए हमको अगर 15(4) को 15(1) से बड़ा बनाना है, तो 15(1) क्यों बड़ा है 15(4) और 16(4) से, ये समझना बहुत मुश्किल है। Yes. तो ये एक्चुअली आप टेलियोलॉजिकली व्हाट यू वांट टू अचीव, ये बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है यहाँ पर। ये नहीं है कि ये बड़ा होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, आप ये डायस की तरह नहीं बता सकते हैं कि इसको 15(1) बड़ा होगा। Yes. क्यों बड़ा होगा, क्यों 15(4) में क्या बुराई करती है भाई? और इवन आई टेल यू कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। प्रीएम्बल बोल रहा है कि आपको सोशल इक्वलिटी पर आपको काम करना है, सोशल जस्टिस पे काम करना है। सो गवर्नमेंट विल डिसाइड कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अचीव हो रहा है, पूरा होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट दूसरा भी एक एस्पेक्ट हम लोगों ने देखा कि जो लैंग्वेज ऑफ 16 क्लास 4 है, दैट कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर 15 क्लास 4। वहाँ बैकवर्डनेस है, इनएडुकेसी है, रिप्रेजेंटेशन है। इस 15 क्लास 4 में इस तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो आप 16 क्लास 4 का लैंग्वेज 15 क्लास 4 में क्यों लगा रहे हैं? राइट। तो एजुकेशन में इन माई ओपिनियन द सीलिंग लिमिट ऑफ 50% डजंट अप्लाई। राइट।
इसमें एक जो नेक्स्ट डिसरप्शन आता है इस पूरे 50% कैप में, उसको एक तरह से दैट वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन ईडब्ल्यूएस लेजिस्लेशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो उन्होंने 15(6) और 16(6) ऐड किया, तो 50% की जो थोड़ी बहुत मोरल अथॉरिटी थी भी, ये बोलते हुए कि 50% सीटें बाकी खुली रहनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा वायलेशन तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने किया है, अमेंडमेंट करके किया, और जिसको उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल ने डिफेंड भी किया, और कोर्ट ने फाइनली उसको अपहोल्ड भी किया। ये डिसरप्शन ये किस तरह से हुआ और इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इम्पॉर्टेंटली गवर्नमेंट को पहले से पता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से गवर्नमेंट को पता है कि इसमें कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। अदरवाइज सीलिंग लिमिट यदि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह से इम्प्लाइड होती तो गवर्नमेंट जो ईडब्ल्यूएस का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लाती नहीं। यस, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और 10% अबव 50% दिया ऑलरेडी तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया। दैट मीन्स दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। यस। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, उन्होंने मान लिया है। यस, फॉर द सिंपल रीजन उन्होंने कहा है कि दैट बैकवर्ड के लिए जो सीलिंग लगाई है वो इधर नहीं लागू होगी। 16(4) वाली जो लिमिट है वो 50% रहेगी। इधर हम तोड़ सकते हैं, वेयर इज आई एम नॉट एग्री विद दैट आर्ग्यूमेंट, बिकॉज 16 क्लास 4 का लैंग्वेज और 16 क्लास 5 एंड 6 का लैंग्वेज सेम है, एक्सेप्ट फॉर दी EWS और 15 क्लास 4 और 15 क्लास 5 एंड 6 का भी जो लैंग्वेज है वो सेम है। तो उसकी वजह से जो है, यदि आप SC ST OBC के लिए अलग से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सेम वर्ड्स के लिए, और फिर EWS के लिए अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो फिर आई थिंक दैट इज अ सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड इक्वलिटी प्रिंसिपल के भी खिलाफ होगा। आप बोलेंगे कि SC ST OBC के लिए 50% की लिमिट रहेगी, औरों के लिए नहीं रहेगी। तो इसमें आपने कहीं ना कहीं आपने दोनों सोशल ग्रुप्स को बहुत अलग अलग पेडेस्टल पर और अनइक्वल हायरार्किकल पेडेस्टल पर रख दिया कि अब SC ST OBC के लिए लिमिट रहेगी, बाकियों के लिए लिमिट नहीं रहेगी। तो बाकी जो आपका है वो इंडियन सोसाइटी में कौन है आपको मालूम है। तो ये एक तरह से मेरे ख्याल से बहुत अनइक्वल प्रोपोजिशन भी बना रहा है। आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, बट बिगर वायलेशन इज दैट कि वो आप लैंग्वेज के साथ वायलेशन कर रहे हैं। लैंग्वेज के मीनिंग पर्सन टू पर्सन नहीं बदलते, वर्ड्स के मीनिंग पर्सन टू, जैसे मैं यहाँ पे ईज कह रहा हूँ या दे कह रहा हूँ, तो यूएस में भी या यूके में भी दे ही है, वो इसका एक यूनिवर्सलाइजेशन है लैंग्वेज की। अदरवाइज लैंग्वेज इज यूनिवर्सली इक्वल फॉर एवरीवन, है ना। तो यदि आप कोर्ट में लैंग्वेज, पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो इन माई ओपिनियन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कम्युनिटीज, है ना। तो वो एक इम्पॉर्टेंट, बट इसके पहले यदि हम लोग देखते हैं तो मेजर जजमेंट जो आया है आफ्टर इंदिरा साहनी वो है नागराज का जजमेंट, जो मेजर जजमेंट है, और उसके बाद में अशोक कुमार ठाकुर का जजमेंट है। तो नागराज के जजमेंट में जो 2006 में आया है, उसमें जो है बेसिकली इंदिरा साहनी ने कहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो आर्टिकल 16 क्लास 4 में नहीं लिखा है। हालांकि आई डोंट एग्री विथ इट, बिकॉज जब आप रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस देखेंगे तो प्रमोशन इज आल्सो एन अपॉइंटमेंट। तो जब उन्होंने कहा कि ये लिखा नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट्स लाया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाया, और अमेंडमेंट्स लाकर जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर SC ST सेव किया। उसको चैलेंज हुआ नागराज में, उसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी है, एक्सेलरेटेड प्रमोशन है, ऑल दैट, तो वो सब चैलेंज हुआ नागराज में। नागराज ने कहा कि 50% लिमिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजिशन है, एंड ऑन दैट बेसिस अलोन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कैन आल्सो बी टेस्टेड। तो उन्होंने कहा है कि ये अमेंडमेंट्स वायलेट नहीं करती है, प्रोवाइडेड कि आप वहाँ पे 50% का सीलिंग लगाइए, 50% का सीलिंग लगाए। तो नागराज ने जो है उसको फोर्टिफाइड किया। दिस इज वेरी वेरी आई टेल यू, बैक मेरे ओपिनियन में द कंटेंशियस इशू इन इंडिया SC ST का रिजर्वेशन नहीं है। कंटेंशियस जो है वो ओबीसी का रिजर्वेशन है, क्योंकि SC ST का तो प्रोपोर्शन में देना ये एक तरह से लगभग सेटल्ड है। आई थिंक वो है वहाँ पे, उसको इतना सेटल्ड हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में वो, एंड फिर कोर्ट्स एंड आल्सो एवरीवेयर
कि SC/ST का आरक्षण है तो वो कंटेंशियस नहीं है। ओबीसी का आरक्षण सबसे बड़ा कंटेंशियस इस देश में। इनफैक्ट ओबीसी रिजर्वेशन से ही को ही मतलब उसको उससे जो इशू रिजॉल्व हुआ उसी को रिजॉल्व करने के लिए बालाजी भी आता है। हाँ। उसी को रिजॉल्व करने के लिए इंदिरा साहनी भी आता है, नागराज अशोक ठाकुर, ये सारे जजमेंट एक्चुअली इनके लिए प्रॉब्लम एरिया जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन है, क्योंकि उसमें ही वो इशू आता है कि 27% या अलग अलग राज्यों में जो है अभी भी जो प्रॉब्लम आ रहा है इस समय छत्तीसगढ़ से या झारखंड से, वो गवली के जजमेंट की वजह से उसके से आ रहा है। और वो सब जो लिमिट है कि 50% लिमिट ओबीसी को प्रॉब्लम कर रहा है। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें कि उन्होंने ये कहा है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जो मतलब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन 330 एंड 332 में लिखा हुआ है कि दैट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ लागू नहीं होता है SC/ST OBC के आरक्षण के लिए 16(4) में या 15(4) में। ये वो सुप्रीम कोर्ट का बार बार कहना है कि वो वहाँ प्रोपोर्शनेट लिखा है, यहाँ एडिक्वेट लिखा है और दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अब जब गौली के जजमेंट में या फिर उसके पहले जो जजमेंट आया बालकृष्णन साहब का, जिसमें उन्होंने 243 आर्टिकल को कंसीडर किया था, 243 में पर्टिकुलरली ओबीसी आरक्षण को लेकर कि पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में आरक्षण होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शंस टू द चेयरपर्सन पोस्ट, इसको लेकर जो उन्होंने जजमेंट दिया है, बालकृष्णन साहब लीड उसमें थे, उन्होंने जजमेंट दिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो 330 का और 332 का जो प्रिंसिपल है वो 243 के लिए लागू नहीं होता है। दिस इज वेरी शॉकिंग। मेरे लिए शॉकिंग क्या है कि जब आप इलेक्शन में या फिर इलेक्टोरल बॉडीज में 330 और 332 का जो प्रोपोर्शनेट वर्ड है वो वहाँ सर्विसेज में लागू नहीं कर रहे, दैट्स फाइन, बट आप इलेक्शन में लागू नहीं कर रहे और इलेक्शन में फिर सर्विसेज का प्रिंसिपल लागू कर रहे, जबकि वो बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है और उसी के बेसिस पे लिस्ट बनी है। तो वहाँ पर वो प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन का आप आइडिया जो नहीं लगा रहे हैं, तो ये एक तरह से वो एक कंटिन्यूम भी नहीं है। आपने जो लेड किया प्रिंसिपल उसको भी वो कंटिन्यूटी में फुलफिल नहीं कर रहा है। बार बार इन प्रिंसिपल्स को ब्रीच किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में ही बार कि जैसे कन्वीनियंस है उस कन्वीनियंस के हिसाब से जजमेंट दिए जा रहे हैं ताकि टू स्कटल डाउन द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस। इसमें जैसे अभी EWS का रिजर्वेशन के लिए इन्होंने 50% को गवर्नमेंट ने तोड़ दिया और कोर्ट ने उसको इंडोर्स कर दिया कि 50% को आप तोड़ सकते हो। तो 50% लिमिट तो अब इनके लिए उसकी वो मोरल सेंसिटिविटी भी जा चुकी है। इसके बाद अब कई राज्य अपने यहाँ लेजिस्लेशन ला रहे हैं कि 50% को हम ब्रेक करके इस तरह से रिजर्वेशन की नई स्कीम्स ला रहे हैं। उसमें बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, कर्नाटका की गवर्नमेंट है और झारखंड और छत्तीसगढ़ में सारी पार्टियों ने आम राय से उसको आगे बढ़ाया है। तो यहाँ से आप लीगल बैटल को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? एक तो दो तरीके से मैं इसको आपको समझने की कोशिश करूँगा, एक लीगल क्वेश्चन और दूसरा पॉलिटिको लीगल क्वेश्चन। तो लीगल क्वेश्चन के तौर पर ये कैसे सेटल होना चाहिए, पॉलिटिकल लीगल में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, इस पर आप बात कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं इसको देखना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इसमें जो बैटल बिटवीन द जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेचर वो एस्केलेट हो सकता है। लेजिस्लेचर इंक्रीजिंगली ये कह रहा है कि ये सीलिंग लिमिट जो है वो लागू नहीं हो सकता बिकॉज दैट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग एंड आफ्टर द EWS रिजर्वेशन यू योरसेल्व्स हैव स्कटल्ड दैट बैकिंग। तो उसकी वजह से जो है आपने खुद ही इसको 60% अप्रूव कर लिया है, तो वाई नॉट 10% मोर। और कुछ साउथ के स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु में तो ऑलरेडी वहाँ 69% आरक्षण लागू हुआ है और फिर एक स्टेट में चल सकता है, दूसरे स्टेट में क्यों नहीं चल सकता है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला पेंडिंग मामला है और उसमें जजमेंट आने की संभावना है और लार्जर बेंच का जजमेंट आने की संभावना है कि 50% रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजिशन है या नहीं है। हो सकता है वो ये भी कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी कह सकते हैं।
और यदि ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया तो फिर नो वन कैन वायलेट इट, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजिशन भी हो जाता है तो नो वन कैन इंक्लूडिंग विद पार्लियामेंट कैन नॉट वायलेट इट। ऐसी स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि जो राज्यों में ओबीसी का जो एक मतलब उनका सेफगार्ड का सेटलमेंट होना है वो सेटलमेंट नहीं होगा। पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि ओबीसी का जो ये एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। दिस इज द विश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ओबीसी का, बिकॉज दे कुड नॉट इनमरेट द लिस्ट, लाइक लिस्ट ऑफ द ओबीसी वाज नॉट रेडी व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म, बट एससी का लिस्ट रेडी था तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसका। ओबीसी का लिस्ट रेडी नहीं था, और ओबीसी का लिस्ट यदि रेडी होता तो शायद वो अप्रूव कर लेते उसी समय। तो द विश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कि वो ओबीसी का सेटलमेंट होना चाहिए। आधी पॉपुलेशन का इशू को आप अनसेटल करके या मतलब उसको आप लिंगर ऑन करके कैसे डेवलपमेंट और प्रोसेस करेंगे? दूसरी भी कम्युनिटीज जैसे DT&Ts कम्युनिटीज है, ट्राइबल कम्युनिटीज है, उसमें उनका सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि DT&T का व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहे तो 50% का यदि सीलिंग लिमिट लगा देते हैं तो शायद वो जीत ही नहीं पाएगा और पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट नहीं देंगे। फिर ये प्रॉब्लम उन राज्यों में भी तो आ रही है जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे अब छत्तीसगढ़ में है तो 32% आप शेड्यूल्ड ट्राइब को जब रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसके बाद ओबीसी को देने के लिए आपके पास 13-14% बच रहा है, जो कि राज्य की लगभग आधी आबादी है। तो ये उनके इशूज तो फिर सेटल नहीं हो पा रहे हैं इस तरह से। लेकिन ये जो जब ये आर्गुमेंट आएगा कोर्ट में तो एक जो सवाल उठता है कि रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ईडब्ल्यूएस जजमेंट है उसने तो बहुत क्लियर एक पोजीशन ले ली है, जो जस्टिस माहेश्वरी ने लिखा है कि SC ST OBC के लिए 50% की रिजर्वेशन की लिमिट वैलिड है, बाकी के लिए नहीं है। तो ये बात कहना कोर्ट के लिए मेरे ख्याल से उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं, उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर केंद्र सरकार को पोजीशन लेनी पड़ेगी, जो अब नए केसेस आ रहे हैं स्टेट से, अब 50% लिमिट से ऊपर रिजर्वेशन वाले, केंद्र सरकार की पोजीशन क्या होनी चाहिए इसमें? दो चीज़ें मैं इस पर बोलना चाहता हूँ कि पहले तो गवर्नमेंट ने इस जो आर्गूमेंट किया EWS में कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन लिया है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सीलिंग लिमिट है दैट विल नॉट अप्लाई टू एनी अदर सेक्शंस, बट उन्होंने इस बात को कंसीडर नहीं किया है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिस प्रोविजन में आरक्षण दिया गया है उसी का फर्दर एक्सटेंशन करके उन्होंने EWS को आरक्षण दिया। सो इफ द 16 class 4 or 15 class 4 that is for the SC STs and OBCs will violate article 16 class 1 and 15 class 1 by increasing reservation for more than 50%, why not? This EWS आरक्षण will violate. Yes, 15(4) और 16(4) को अगर आप 50% ज़्यादा लगा दे रहे हैं तो 15(1) और 61 वायलेट अगर वायलेट हो रहा है तो आपने सिर्फ उसी का एक्सटेंशन 15(6) और 16(6) ला दिया, इसलिए आप फिर 50% को तोड़ दोगे। I think I don't buy that बहुत इमोरल, I think it's अनएथिकल साउंड कर रहा है कि I think that means the standards of interpretation 15(1) बचाना है, 15(1) बचाना है, लेकिन किससे बचाना है? सिर्फ 15(4) और 16(4) से बचाना है। बाकी जिससे तोड़ दो आप। ये तो बहुत ही अजीब। फिर इक्वालिटी प्रोविजन्स जो 16 class 1 एंड 15 class 1 में है, दैट मीन्स दे आर ऑपरेटिंग डिफरेंटली फॉर दी SC ST OBCs एंड फॉर EWS, डिफरेंटली ऑपरेट कर रहा है। दैट मीन्स उसका जो प्रोटेक्शन है कि देयर शैल बी ए जनरल इक्वालिटी फॉर एवरीवन एंड दैट प्रोपोर्शनेट ऑफ 50-50 शुड बी मेंटेन, ये जो आर्गुमेंट है वो सबके लिए लागू नहीं हो रहा है। आई थिंक दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 40। कल को आप ये कह सकते हैं कि जो लोग मेट्रोपॉलिटन शहर में जन्मे हैं उनके लिए हम 10% रिजर्वेशन देना चाहते हैं, तो भी वो 50% का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने 15(4) और 16(4) को तो वायलेट कर नहीं रहा है। फिर आप कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास जो मर्सिडीज कार ऑन करते हैं उनको हम 2% देना चाहते हैं।
तो ये तो बहुत, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनका है, विचारों का क्योंकि वो representation नहीं बिजनेस होगा। में है, ज्यादा बिजनेस में और सरकारी नौकरियों में नहीं है, तो इनका इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, दैट कैन हैपन, आई टेल यू, बहुत ही अजीब तरह कुछ भी हो सकता है। मतलब ये तो बिल्कुल कहीं पर भी जा सकता है। आर्टिकल 14 का बिल्कुल वायलेशन है। आई डू नॉट एग्री विद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर दैट जजमेंट अप्लाइज एंड बाइंड्स एवरीवन, बट ये आर्गूमेंट मैं उससे बाय नहीं करता। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। सपोज गवर्नमेंट को यदि पोजीशन लेने का आया कि 243 जो है, 243 में जो रिजर्वेशन है ओबीसीज के लिए, वो 50% के ऊपर जा रहा है। तो 50% के ऊपर अभी झारखंड में भी चला गया है, अपना छत्तीसगढ़ में भी चला गया है, और ये मैटर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि यूनियन ऑफ इंडिया को ये लेना है, पोजीशन लेना है, तो यूनियन ऑफ इंडिया को ये पोजीशन लेना चाहिए कि द सैक्रोसेंट लिमिट ऑफ 50% adopted by the Supreme Court is a rule of caution. It's not a rule. It is a rule of caution. And rule of caution is not a law. Yes. It is a rule of wisdom. Wisdom may be followed, may not be followed. But we will go by the law. The government is supposed to go by the law. और क्योंकि लॉ में लिमिट नहीं है तो हम लिमिट नहीं मानते। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट सबके लिए इक्वालिटी का प्रोविजन करे, इक्वालिटी का आर्गूमेंट करे, और उसके वजह से मुझे लगता है कि ये उन्होंने कहना चाहिए। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि जो लार्जर बेंच के सामने मैटर पेंडिंग है इसको, उसमें कुछ लोगों ने आर्गूमेंट करना जरूरी है कि दिस इज अ रूल ऑफ कॉशन। इवन बालाजी ने भी कहा है कि दिस इज अ रूल ऑफ कॉशन, एंड आई टेल यू दैट द प्रपोजिशन दैट इट विल ईट अप आर्टिकल 15(1) इज नॉट बायबल, आई टेल यू। सपोज मान लीजिए कि 10 ईयर्स के लिए आरक्षण किसी कम्युनिटी को दे देता है एंड उसमें जो 70% आरक्षण देता है, हाउ इज इट गोइंग टू वायलेट आर्टिकल 15(1)? Yes. नहीं होगा, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड के लिए यदि आपने दिया है, सपोज मान लीजिए। इसमें अफेक्टेड पार्टी फिर कौन है? अफेक्टेड पार्टी अगर आप मानते हैं कि आप जब 50% को ब्रीच करते हैं, तो अफेक्टेड पार्टी अगर आप मान रहे हैं कि जो SC/ST OBC आरक्षण से बाहर है वो अफेक्टेड पार्टी है, हाँ। तो उसके लिए तो ऑलरेडी सब कुछ करने के बाद भी जो जिन राज्यों ने सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया है वहाँ भी लगभग 30% सीट उनके लिए है, जो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से ज़्यादा है। तो उनके इंटरेस्ट कैसे वायलेट हो रहे हैं इसमें, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका अपर कास्ट का इंटरेस्ट जिसको बोल रहे हैं ये कि वो ब्रीच होगा अगर आप 50% से ऊपर चले जाएंगे, तो ये तो एक तो आर्गुमेंट मुझे नहीं लगता है कि होल्ड करता है। और दूसरा मेरिट का भी आर्गुमेंट है। ये अब कब साबित हुआ कि SC/ST OBC के लोग अगर सिस्टम में आएंगे तो वो कम मेरिट लेकर आएंगे? ये कब साबित हुआ? ये कौन सा डाटा है? ये मुझे लगता है मेरिट को वहां कंसीडर कर रहे हैं जहां एंट्री है, वो फाइनल आउटकम को नहीं टेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड टेस्ट द फाइनल आउटकम। और दुनिया मान रही है कि डाइवर्सिटी से सिस्टम एफिशिएंट होते हैं, करप्शन घटता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके बीच जो पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं वो सिस्टम्स को ठीक बनाते हैं। कैचमेंट एरिया टैलेंट का बड़ा होता है तो हर तरह का टैलेंट आता है, वो सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है। ये तो ग्लोबली एक्सेप्टेड अब नहीं, ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है मेरिट। ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेरिट है, वो मतलब कैपिटलिज्म मेरिट को प्रमोट करता है। राइट। एंड आई टेल यू कैपिटलिज्म ने ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है अब डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज गुड फॉर बिजनेस। आई टेल यू वर्ल्ड में कोई एक सिस्टम है जो मेरिट को प्रमोट करती है, दैट इज द कैपिटलिज्म। देयर इज नो अदर सिस्टम। सोशलिज्म मेरिट को प्रमोट नहीं करता है। कैपिटलिज्म ने बोला है कि डाइवर्सिटी जो है इट प्रमोट्स द मेरिट। सो देयर इज सम सब्सटेंस इन दैट। बट मेरा ऐसा कहना है कि व्हेन यू आर टेस्टिंग अ मेरिट you should just go by the percentage of persons, you know, मतलब जो उसने फाइनल एग्जामिनेशन इन लास्ट ईयर में क्या किया है। You should also look into a diversity of knowledge he has. Yes. So much of knowledge he may be having. Yeah. You know, हो सकता है different perspective, even that to see things from different locations. Yes. These are all knowledge. Yes. Knowledge को आप ये क्यों लिमिट कर रहे तो हैं? मुझे लगता है मेरिट एंड नॉलेज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स। Yes. ये लोग मेरिट जब कह रहे हैं, ये लोग फाइनल परसेंटेज देख रहे हैं।
हो सकता है कि किसी के घर में खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था हो और उसकी वजह से वो रात दिन जो है उसके माँ बाप उसकी तरफ ध्यान दे के उसको रटवा रहे हैं कि ये पूरा किताब रट ले, और उसकी वजह से जब जो एग्जाम के लिए आता है तो पूरा किताब उतार देता है। आई थिंक दैट इज अ कॉपी पेस्ट, दैट इज अ कॉपी पेस्ट। और जिसके घर में पुअर पीपल है, उनके पेरेंट्स घर में नहीं है और उसकी वजह से वो किताब रट नहीं सकते। सो आई थिंक उसको अपना हो सकता है काम भी करना पड़ता तो मुझे लगता है किताब रटना ये कोई मेरिट नहीं है। यस, किताब रटना कोई मेरिट नहीं है। एंड इनफैक्ट आई टेल यू, सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली इस बात को मान लिया है कि मेरिट जो है वो नथिंग टू डू विद दी, यस, वो चंद्रचूड़ जजमेंट में आया भी ये बात, वो उन्होंने मान लिया है। तो आई थिंक मेरिट अभी नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब वो आर्गुमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट क्या करता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री देखिए, जब तमिलनाडु में कम्युनल जियो, सो कॉल्ड कम्युनल जियो जो कहते हैं, वो आया, चंपकम दोराईराजन में क्या कहा उन्होंने कि ये आर्टिकल 15 क्लास के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। दैट इज द फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकेंड आर्गुमेंट, जब उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, पार्लियामेंट ने जब कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट लाया तो उन्होंने ये कहा कि ये इसमें बालाजी में कि ये 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जब 27% ओबीसी के लिए आरक्षण आया तो इंदिरा साहनी में उन्होंने कहा कि मेरिट को वायलेट करता है। गोल पोस्ट वो भी चेंज कर रहे हैं लगातार असल। एवरी टाइम दे आर चेंजिंग देयर आर्गुमेंट, एवरी टाइम। मतलब चंपाकम दोराईराजन में आप बोल देते हैं कि मेरिट के लिए वायलेट करता है, यस, उन्होंने नहीं कहा। बालाजी में आप बोल देते नहीं आया, है ना। और आप इंदिरा साहनी में क्यों लेके आ रहे हो? यू आर सीकिंग ए कन्वीनियंट पोजीशन एट एवरी टाइम। राइट, फर्स्ट आर्गुमेंट आप नहीं कर रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब पार्लियामेंट को हर बार आपके आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। दैट मीन्स योर ओपिनियन इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द पार्लियामेंट। पीपल के विल के साथ आप सिंक्रोनाइज नहीं है। बट इनके आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट बाय कर रहा है। राइट, एंड दैट इज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर द होल ऑफ द कंट्री। राइट। तो 50% आरक्षण की लिमिट को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन है और कोर्ट्स की पोजीशन है, इसको आपने जाना। ये सारे जो जजमेंट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है जिसकी तारीख भी बताई नितिन मेश्राम साहब ने, ये सब आप इंटरनेट पर देख सकते हैं और अपनी राय अपने ढंग से बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद।